आधी रात में लड़ाई करने वाली बहू। मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। शादी के पहले पिताजी ने कहा था ससुराल में ऐश करेगी। ऐश, यहाँ आकर पता लगा कि ये ससुराल नहीं जेल है, जेल। रात हो रही है, थोड़ा धीरे भी तो बोल सकती हो। सर्दी की रात है, आवाज बाहर तक जाती है। ये बात तुमको समझ में नहीं आती? इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, किसी ने हमारी आवाज तक नहीं सुनी, और अब कई दिनों से तुम जोर जोर से बोल के सबको घर की बातें सुनाने लगी हो। हाँ हाँ, कह लो आप भी मुझे ही। आप क्यों चुप रहेंगे? आपके इशारे पर ही तो ये लोग मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। अगर पति पत्नी का साथ देना तो ससुराल वालों की हिम्मत नहीं कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। कुसुम, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे बोला करो, मैं सुनता तो हूँ हमेशा। मैं बस तुमको ही तो सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी हर एक बात को यूं शोर मचाती हो हर रात को, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे भी गुस्सा आता है और मैं तुमको डांट देता हूँ। अब से तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, पर तुम धीरे से बोलोगी, शोर नहीं करोगी। तो अब तुम्हें मेरी बातें शोर लगने लगी है? कुसुम की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि उसने आए दिन छोटी छोटी बातों पर घर सर पर उठाना शुरू कर दिया था। उसकी सास सीमा एक बहुत ही समझदार औरत थी। हर काम को उसे सलीके से करना पसंद था और कुसुम को हर बात टालने की आदत थी। आज भी जूठे बर्तनों को लेकर दोनों की बहस शुरू हो गई थी, जो देर रात तक चली, और अब ये बहस शुभम के सर पड़ चुकी थी। सीमा, तुम बार बार क्यों बहू को कुछ कुछ बोलती रहती हो? कितनी बार कहा है तुम्हें उसको कुछ ना बोला करो। अब करा दी ना बहू और बेटे के बीच लड़ाई। अभी अभी उनकी शादी हुई है। प्यार बढ़ने की बजाय कहीं ऐसा ना हो दूरियां बढ़ जाए। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आज से कभी भी बहू को कुछ नहीं बोलूंगी। उसकी गलती भी होगी तो भी नहीं। मैं अब तक बस यही समझ रही थी कि बहू को काम रहना सहना सिखा दूंगी, परंतु उसको कुछ समझना ही नहीं है। वो मुझे ही अपना दुश्मन समझ बैठी है। मैं कल ही बहू और बेटे को अच्छा सा सरप्राइज दूंगी। दोनों के बीच की लड़ाई चुटकियों में खत्म हो जाएगी। सीमा ने मन में ठान लिया था कि अब वो कुसुम को कुछ नहीं बोलेगी। अगली सुबह कुसुम किचन में आई तो सीमा ने नाश्ता बना लिया था। कुसुम को देखकर सीमा ने कहा, अरे बहू, उठ गई तुम? चलो नाश्ता कर लो। तुम सो रही थी तो मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नाश्ता कर लो, फिर बताती हूँ। कुसुम कहाँ हार मानने वाली थी। उसने चिल्लाकर कहा, आप तो मुझे मेरे पति की नजरों में गिराना चाहती हैं। उसको अपने हाथों से नाश्ता बनाकर दे रही हो ताकि वो सोचे कि उसकी पत्नी कामचोर है। पत्नी के आने के बाद भी माई बेटे की जिम्मेदारियां उठाती है। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। कल देर रात तक तुम दोनों के कमरे से लड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा देर से सोए होंगे, देर से ही उठेंगे, तो मैंने ही नाश्ता बना दिया। सीमा का इतना बोलना था कि कुसुम ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर शोर मचा दिया। हाँ हाँ, मैं खूब अच्छे से समझती हूँ आपकी चाल को। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। आप अपने बेटे को खुद ही खाना परोसना। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में। रात दिन बस मुझे जलील करती रहती हैं आप। इतना बोलकर कुसुम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग अपने अपने घरों से निकल कर आ गए। अरे सीमा, अभी से बहू को इतना तंग कर दिया कि वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। सीमा जी, शांता कुमारी ठीक कह रही है। कल रात को भी जब मैं काम से लौटा तो भी आप बहू पे चिल्ला रही थी। अब हमारे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हैं। आप जैसी सास पे तो पुलिस केस होना चाहिए। हाँ, आपने भी सुना था ना काका, मम्मी जी मुझ पर कैसे चिल्ला रही थी। अब देखो कैसे रंग बदल लिया। आप लोगों के सामने इतना रंग बदलती है तो सोचो घर के अंदर मेरा क्या करती होंगी। भाई साहब, हाँ मैंने डांटा था कुसुम को, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ मैंने गलत किया। बस इसलिए सबके लिए नाश्ता बनाने लगी ताकि बहू को अच्छा लगे। और भी कुछ है जो मैंने बहू और बेटे के लिए सोचा है। शुभम भी वहां आ गया। हाँ, माँ ठीक कह रही है। भगवान जी, जिन बेटे को अपनी माँ से इतना प्यार हो उनका विवाह न कराए कर। उनको माँ के सामने कभी पत्नी दिखाई नहीं देती। एक मेरी भी बेटी है। जमाई बाबू को उसकी सास ना जाने क्या घोल के पिलाती है। जमाई बाबू मेरी बेटी की ओर देखता तक नहीं। बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, ये दुख क्या कम था जो अब ये सब पड़ोस में भी शुरू हो गया। सीमा और महेंद्र के लाख समझाने के बाद भी कुसुम नहीं समझी। पड़ोस वालों ने जलती हुई आग में घी डाल ही दिया था। अब कुसुम ने फैसला कर लिया था कि वो इस घर में नहीं रहेगी और ये घर छोड़कर शुभम के साथ अलग घर में रहेगी। कुसुम, तुम सिर्फ 1 महीने से ही इस घर में आई हो। अरे नए नए ससुराल में सबको दिक्कत होती है। कुछ दिन एडजस्ट कर लो। माँ ने फैसला कर ही लिया है, वो सबको कुछ नहीं बोलेगी। मैंने सामान पैक कर लिया है। आपको मेरे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। देखो,
मैं अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुमको जाना है या रहना है। मैं इन लोगों के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अपने पिताजी के यहाँ जा रही हूँ, कभी मेरी याद आए तो आ जाना, मैं पलट कर कभी नहीं आऊंगी। कुसुम वहां से जाने लगी तो उसके सास ससुर ने उसका रास्ता रोक लिया और उदास होते हुए कहा, बेटा घर छोड़कर मत जाइए, परिवार टूट जाएगा। हर परिवार में लड़ाई होती है, पर ऐसे घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। बेटा, तुम्हारी सास ठीक कह रही है। सीमा से जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम गुस्सा छोड़ दो। उस समय कुसुम के सर पर अलग घर में रहने का भूत सवार था। उसने उन लोगों की एक न सुनी और घर छोड़कर चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। बहू के घर छोड़कर जाने के बाद सीमा का परिवार पूरा बिखर गया था। आस पड़ोस के लोगों को बोलने का मौका मिल गया था। शुभम पूरे दिन काम करता और रात होते ही कमरे में बंद हो जाता था। महेंद्र और सीमा ने कई बार कोशिश की कि शुभम कुसुम की शर्त मान ले, परंतु शुभम उनको छोड़कर नहीं गया। 6 महीने बीत गए। एक दिन कुसुम अपना सामान लिए घर में आई। मम्मी जी, मुझे मेरे भाई और भाभी ने घर से निकाल दिया है। पिताजी भी आए दिन मुझे ताने मारते हैं कि मुझसे ससुराल में रहा नहीं गया। मम्मी जी, मुझे फिर से घर में रहने की इजाजत दे दो ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे एहसास हो गया कि शादी के पहले लड़की किसी पर भारी नहीं होती, पर शादी के बाद लड़की को खुद के माँ बाप भी नहीं रखना चाहते। बेटा, ये तेरा ही घर है। अपने घर में रहने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम वापस आ गई, मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। शाम को जब शुभम घर आए तो कुसुम को वहां देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाई। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर को फिर से वही बना दूंगी जो कभी था। शुभम ने कुसुम को माफ कर दिया और ऐसे ही बिखरा हुआ परिवार फिर से पूरा हो गया। क्या बात है पिताजी, बहुत देर से आपकी नजर किचन पर ही है। मिनी कुछ अच्छा बना रही है क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारी पत्नी गरम गरम जलेबियां बना रही है। लेकिन पिताजी, आप तो मीठा खाते ही नहीं, फिर आप जलेबियां कैसे खा सकते हैं? अरे बेटा, मैं पहले बहुत मीठा खाता था। फिर एक दिन शादी के बाद तुम्हारी माँ शारदा ने मुझे ऐसी रसमलाई बनाकर खिलाई, जिसके बाद से मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, बाजार से भी और घर से भी। फिर जिस दिन से तुम्हारी पत्नी इस घर में आई है, फिर से मीठा खाना शुरू कर दिया। सोहम की बात सुनकर शारदा मुंह बनाते हुए बोली, ओहो, पत्नी के हाथ का मीठा तो कभी पसंद आया ही नहीं। अब बहू के हाथ का देखते हैं कब तक पसंद आता है। अरे नहीं माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं। मिनी जलेबियां तो बहुत अच्छी बनाती है। मैं कल ऑफिस भी लेके गया था, मेरे दोस्तों ने बहुत तारीफ की। शारदा से अपने सामने बहू की तारीफ सुनी नहीं गई और वो उठकर अंदर चली गई। शारदा को बस अपनी ही तारीफ सुनना पसंद था, किसी और की नहीं। इसलिए जब से घर में बहू आई थी, बेटे और पति के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर शारदा हर समय चिड़चिड़ी रहने लगी थी। अगले दिन रुद्र नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। माँ, मैं ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए यूरोप जा रहा हूँ। 1 घंटे में फ्लाइट है मेरी बॉस के साथ। मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, उसने मुझे बस 40,000 ही एडवांस दिए हैं। आप लोग जैसे तैसे करके इनसे खर्चे कर लेना, बाकी मैं वापस आकर देखता हूँ क्या करना है। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला गया। शारदा जी बैठी हुई नाश्ता कर रही थी, तभी सोहम जी ने कहा, शारदा, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? इतने धीमे क्यों बोल रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जो बहू को पता नहीं लगना चाहिए? हाँ शारदा, अभी अभी उसकी शादी हुई है। रुद्र की नौकरी भी नहीं है। रुद्र की पढ़ाई में जो हमने कुछ कर्ज लिया था, सुखिया जमींदार ने उसका ब्याज बढ़ा दिया है। पहले उसने 15,000 महीने को लौटाने को कहा था, पर अभी वो सारे पैसे एक साथ लेना चाहता है। अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर भी छीन लेगा। कल हमें रास्ते में मिला था और धमकी देके गया है। वो तो अच्छा है रुद्र ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए बाहर गया है, वरना उसको पता लगता तो हमारा बच्चा टूट जाता। हम उसकी पढ़ाई का खर्च भी ना उठा सके। ये तो बहुत बुरी खबर है। जब से बेटे की नौकरी लगी है, आप भी घर में बैठ गए हैं। अब अकेले बेटे से कितना बोझ उठवाएं। मिनी जो सास ससुर को पराठे देने आई थी, उसने ये सब सुन लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मम्मी पापा ने कर्ज भी लिया हुआ है। अब क्या होगा? रुद्र जी की तो जॉब भी नहीं है, उससे तो बस घर चल जाता है। किसी का ब्याज या पूरा पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? अगर वो सुखिया नाम का आदमी हमें घर से निकालने लगा तो सारे गांव वालों के सामने हमारी बदनामी हो जाएगी। मिनी को पूरे दिन ये चिंता सताए जा रही थी।
रात हुई ही थी कि सुखिया कुछ लोगों के साथ उसके घर आ गया। कहाँ है सोहम? बाहर निकल। ओह सुखिया जमींदार, तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फिर तुम घर क्यों आए? मैं तुझे बहुत समय से बोल रहा हूँ, परंतु तू मेरी बातों को हंसी में टाल देता है। इसलिए अब मैं तुझे बताने आया हूँ कि सुखिया को अपने पैसे लेने भी आते हैं। मैं जानता हूँ तू और तेरा बेटा मेरा कर्ज नहीं चुका सकते, इसलिए अब मुझे अपना कर्ज चाहिए भी नहीं। बस तुम लोग इस घर से निकलो, मुझे अब ये घर चाहिए। मैंने तो किराएदार भी रख लिए हैं इस घर के लिए। अरे तुम ऐसे कैसे ये घर हड़प सकते हो? तुम्हारे पैसे ब्याज सहित मैं दे दूंगा, पर ये घर नहीं दे सकता। अरे मैं अपनी बहू और पत्नी को कहाँ रखूंगा? पैसे देने हैं तो अभी के अभी दे, नहीं तो निकल जा इस घर से। मैं साथ में ये आदमी इसलिए लाया हूँ ताकि तू कुछ बोले और मैं लाठी उठा लूं। मिनी ने देखा बात काफी खराब हो चुकी थी। उनकी जरा सी भी गलती से किसी को गहरी चोट आ सकती थी। मिनी ने सोहम को समझाया और अपने सास ससुर के साथ उस घर से बाहर निकल गई। वो उन दोनों को लेकर अपनी सहेली दिव्या के घर आ गई। दिव्या की एक 5 साल की बेटी थी। उसके पति का देहांत हो गया था और सास ससुर ने घर से निकाल दिया था। अब वो अपने मायके में रहती थी। मिनी, बहुत बुरा लगा तेरे बारे में सुनकर। तू ये बात जीजू को क्यों नहीं बताती? सुना है वो तो काफी पढ़े लिखे हैं। दिव्या, कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कंपनी उनको एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकती जिससे हम सुखिया का कर्ज उतार सके। जब वो वापस आएंगे तो हम उनको सच बता देंगे। तब तक मुझे भी कुछ करना होगा। तू क्या करना चाहती है? भूल गई मैं एक हलवाई की बेटी हूँ। मेरे पिताजी श्यामनगर के सबसे फेमस हलवाई हैं। शादी ब्याह के मौके पर उनको लोग लाखों तक का ऑर्डर देते हैं। तो क्या तू अब हलवाई बनेगी? हाँ, और उसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। तू एमएलए के यहाँ उसके बदमाश पोते को ट्यूशन पढ़ाती है ना, और परसों उसकी बेटी की शादी भी है। तो बस तू मेरी कढ़ाई वहां रखवा दे, बाकी मैं देख लूंगी। दिव्या को एमएलए बहुत मानता था। उसके कहने से मिनी को एमएलए की बेटी की शादी की सारी जलेबियां बनाने के ऑर्डर मिल गए। फिर क्या था, मिनी के साथ साथ शारदा जी और सोहम जी भी लग गए जलेबियां बनाने में उसकी मदद करने। शारदा बाजार से मैदा ले आई और सोहम जी कढ़ाई में कड़छी चलाते रहे। हर किसी को मिनी की बनाई हुई जलेबियां बहुत पसंद आई। कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर रील्स में डाल दी, जो तेजी से वायरल हो गई, और कुछ ही दिन में मिनी की जलेबियों के ऑर्डर भर भर कर आने लगे। कुछ ही दिनों में उसने अपनी एक दुकान भी खोल ली, जिस पर अब वो जलेबियों के साथ साथ रील भी बनाया करती थी। ऐसे कुछ समय बाद वो अपनी मेहनत और हुनर से लोगों में पहचानी जाने लगी और पैसा भी बहुत कमाने लगी। फिर एक दिन वो सुखिया के यहाँ गई। ये लो सुखिया, तुम्हारे पैसे, अब हमारा घर खाली कर दो। तू तो होनहार निकली। मुझे तो लगा था तेरा पति बाहर गया है, सास ससुर कुछ नहीं कर पाएंगे और ये घर मुफ्त में मुझे मिल जाएगा, पर तूने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे 3 लाख रुपए को 1.5 महीने में उतार दिया। इस देश को और घर को तेरी जैसी ही बहु बेटियां चाहिए, जो काम के साथ साथ दिमाग भी रखती हो। शारदा जी को भी आज अपनी बहू पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों में उसने सुखिया का कर्ज भी उतार दिया था। कुछ दिनों में रुद्र वापस आया। सोहम जी ने उसको सारी बातें बता दी, जिसको सुनकर रुद्र को बहुत दुख हुआ और खुशी भी। उसकी पत्नी इतनी काबिल जो थी। अरे, मेरी जॉब से ज्यादा अच्छा तो तुम कमा लेती हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने ये दुख का पहाड़ अकेले सह लिया, परंतु खुशी भी है, तुमने मेरे परिवार को अपना समझा। अब से तुम्हारी जलेबियों की दुकान पर मैं भी आऊंगा जलेबियां खाने। मैं तो सोच रही थी आप गुस्सा करेंगे मेरी दुकान के बारे में सुनकर। मैं बस सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती थी हमेशा से। बस भगवान ने अब जाकर मेरी मुराद पूरी की। अब से मैं और भी मन से काम करूंगी।